मॉर्निंग बच्चों, आज मैं साइंस क्लास 7 वीडियो में थर्ड लेसन पार्ट 3 कौन सा है ये पार्ट है हमारा 3 जंतु रेशे ऊन और रेशम। जंतु और रेशे, जंतु कौन है, जानवर, रेशे किससे मिलते हैं हमें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। प्राचीन समय से ऊन उतारी व बनाई जाती है। वर्तमान में ऊन अच्छी किस्म की भेड़ से प्राप्त की जाती है। सबसे उत्तम किस्म की जो ऊन होती है वो कहाँ से हमें मिलती है, मेरिनो प्रजाति की भेड़ से प्राप्त होती है। कौन सी जाति की, मेरिनो प्रजाति की भेड़ से। ये भेड़ें सफ़ेद रंग की होती हैं और स्पेन में से लाई जाती है। कहाँ से लाई जाती है, जो मेरिनो जाति की भैंसें स्पेन से लाई जाती है, हमारे भारत में नहीं होती। ये कहाँ से, स्पेन से आती है। रेशम की खोज लगभग 3500 वर्ष पूर्व चीन में हुई थी। जो रेशम है इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, चीन में। कब, कितना साल पहले हुआ था, 3500 ईयर्स। चीन के व्यक्ति ही रेशम बनाना जानते थे। चीन के जो लोग थे वही रेशम बनाना जानते थे, इसके अलावा कोई रेशम नहीं बना पाता। गोपनीयता के बाद भी भारतीयों ने भी रेशम बनाना सीख लिया। चीन ने इतना छुपा के काम किया, फिर भी हमारे भारत के लोगों ने इसको बनाना सीख लिया। ठीक है। ऊन क्या है, ऊन के बारे में हम देखेंगे कि ऊन के रेशे भेड़ के बाल से प्राप्त किए जाते हैं। आपको पता है ना, ऊन से हमें, आपने एलकेजी यूकेजी से ही पढ़ा है ये चीज़ें कि ऊन हमें कहाँ से मिलती है, भेड़ से मिलती है। जो उसकी बाल होते हैं उनसे वो ऊनें बनाई जाती हैं। ठीक है। ऊन के एक प्रकार का लंबा तथा मोटा बाल है जिसे धागे के रूप में परिवर्तित। उसका जो मोटा बाल होता है, भेड़ का जो मोटा बाल होता है, उसको हम इस तरह से करते हैं जिससे वो एक धागे के रूप में बन जाए। ठीक है। हाँ, फिर है ऊन स्रोत हमारे कहाँ मिलते हैं, कहाँ अधिकतर ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है। जो विश्व के शीतोष्ण यानी जो ठंडे प्रदेशों में भेड़ होते हैं उनसे हम वो ऊन प्राप्त करते हैं। एक मेरिनो भेड़ एक बार में लगभग 13 किलोग्राम, आप समझ रहे हैं, एक भेड़ जो है, कौन सी, मेरिनो जाति की जो भेड़ है, वो कितनी ऊन, कितने ऊन हमें देती है, 13.5 किलोग्राम ऊन हमें उस भेड़ से प्राप्त होती है, एक बार में वो दे देती है। मेरिनो भेड़ से, मेरिनो जो भेड़ है उच्च और गुणवत्ता वाली होती है। बकरी तथा ऊँट से भी कुछ ऊनें प्राप्त होती हैं। उनके बकरी के और जो ऊँट होते हैं उनके बालों से भी हमें कुछ ऊनें प्राप्त होती हैं। बकरियों से अंगोरा, मोहरे तथा कश्मीरी ऊन प्राप्त की जाती है। जो कश्मीर के शॉल वगैरह बनते हैं, कश्मीरी ऊन जो होती है वो किससे मिलती है, अंगोरा और मोहरे जाति की। ठीक है। ऊन के वस्त्र क्या हैं, जैसे बालों के कांटे से वस्त्र बुने जाते हैं, कटाई होती है और उनकी फिर श्रेणी में निकाला जाता है कि कौन से अच्छे हैं, कौन से उच्च श्रेणी में रखना है, उससे नीचे की श्रेणी में कौन सी ऊन रखना है, ये श्रेणीबद्ध किया जाता है। उसके बाद धुलाई होती है उनकी, क्या होती है, धुलाई होती है। ये बाल आगे की क्रिया के लिए मील में भेजे जाते हैं। धुलाई कहाँ होती है, मील में होती है। इसकी धुलाई हमें मील द्वारा करते हैं। ठीक है। हाँ, एक ढेर बनाया जाता है, ऊन के प्रत्येक ढेर को फिर धोया जाता है। जितना भी ऊन हमने भेड़ों से लिया है, सबसे लिया है, उसको हम धोकर एक ढेर का रूप ले लेते हैं और उसे धोकर उससे चिकनाई और धूल और गंदगी जिससे निकल जाती है। धोने के बाद रोलरों से ऊन को निचोड़ा जाता है और जो रोल होते हैं, जो चक्के से होते हैं, उन पर उसको लपेट कर उनसे वो पानी और गंदगी निकाली जाती है। फिर उस ऊन से उसमें रंगाई होती है कि हमें किस रंग में उस ऊन को रखना है। ठीक है। फिर उसका धागा बनाया जाता है। धागा अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उसको धागा बनाया जाता है। बुनाई कैसे की जाती है, आपको पता है, बुनाई बहुत सी ऊन के स्वेटर आपने सिलाई से बुनते भी देखे होंगे। कुछ रेडीमेड आते हैं जो मशीनों द्वारा बुने जाते हैं। तो ये बुनाई, ठीक है। ऊन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की ऊन का उत्पादन किया जाता है। शुद्ध वह ऊन है जो पहले कभी उपयोग में न लाई गई हो। पुनः संशोधित ऊन वह ऊन है जो पहले भी बुनी जा चुकी हो। शुद्ध ऊन वो होती है जो पहले हम स्टार्टिंग में आते ही स्वेटर बुन लेते
थे। लेकिन दूसरी ऊन कौन सी है, जो एक स्वेटर बन गया उसके बाद दूसरा उधेड़ के दूसरा स्वेटर बनाया जाए उसी ऊन से, तो वो पुनः काटा जाता है। अतः ऊन वह ऊन है जिसकी पहनने के पश्चात दोबारा कटाई की गई। अब आता है हमारा ऊन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है रेशम। आपको सबको पता है बेटा रेशम किससे प्राप्त होता है, एक कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। वो कीड़े रेशम के वस्त्रों में चमक होती है। रेशम के वस्त्र आपने देखे होंगे, जब आपने देखेंगे भगवान के जो जितने भी वस्त्र बनते हैं वो रेशम के बनते हैं। उन वस्त्रों में एक चमक होती है, वो चमक रेशम के रेशे मजबूत, लचीली तथा चिकने होते हैं और उन पर धूल नहीं चमकती। ये रेशम कौन से होते हैं, शाही वस्त्र बनते हैं इनसे। राजा है, भगवान है, इन लोगों के वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम हमें मिलता कहाँ से है, इसके बारे में हम बताएंगे। रेशम हमें कीटों को पाल कर हम उसका पालते हैं उन्हें, और रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम के अंडों को इक्यूबेटर से उचित ताप पर रखा जाता है। जो उनके अंडे होते हैं उसको इक्यूबेटर से अच्छे से उन्हें ताप पर रखा जाता है। अंडों से छोटे तथा काले रेशम के कीट निकलते हैं। जब वो अंडा, उसमें से जो कीड़ा निकलता है तो उसमें काला धागा सा निकलता है, वो जिन्हें लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। इन रेशम के कीटों को शहतूत के वृक्षों पर छोड़ देते हैं। इनकी पत्तियों के ये दिन रात खाते रहते हैं। किसकी पत्ती खाते रहते हैं और किसको छोड़ देते हैं, किसको छोड़ते हैं बेटा, रेशम के कीड़ों के अंडे में जो लार्वा निकलते हैं उन्हें हम शहतूत के पेड़ पर छोड़ देते हैं। वो जो शहतूत के पेड़ की पत्तियाँ होती हैं वो कीड़े उनको खाकर बड़े होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करते हैं और प्यूपा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पहले लार्वा होते हैं और फिर उसके बाद ये कीड़े प्यूपा बन जाते हैं। प्यूपा बनने पर ये खाना छोड़ देते हैं। इस समय रेशम कीड़ों को एक विशेष पात्र में रखते हैं। ये क्या करते हैं, फिर प्यूपा बनने के बाद अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और तो फिर इन लोगों को एक अच्छे से अलग पात्र में रखा जाता है। ठीक है, ये अपने चारों कोकून बुन लेते हैं। कोकून मतलब जाला सा बुन लेते हैं अपने अंदर एक जाला, जिससे कोई आग पड़ना हो, ये कोकून। ठीक है, कोकून से वस्त्र तक यदि रेशम कीट द्वारा बने हुए कोकून को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो प्यूपा एक वयस्क कीट के रूप में विकसित हो जाता है। अगर हम उस प्यूपा से जो कोकून बनाया उस प्यूपा ने अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो रेशम का फिर से एक कीड़ा बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कोकून से ही वस्त्र बनाते हैं। कैसे, देखिए, किसान कुछ कोकून को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे उनसे प्राप्त वयस्क कीटों से बाद में और अंडे प्राप्त हों। कुछ तो कीड़ों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे बाद में हमें वो अंडे फिर से प्राप्त हों और फिर से हमें रेशम प्राप्त हो। परंतु किसान इन कोकूनों से रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपों को मार देते हैं और रेशम के कोकून से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। जब प्यूपा से जब वो कोकून बनाते हैं और कोकून में क्या कुछ तो अंडों को वो संभाल के रख देते हैं जिससे वो आगे चल के वयस्क कीड़े बन जाएं और फिर भी हमें अंडे दें, और कुछ अंडों को वो मार देते हैं और जिससे उन्हें रेशम के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रीलिंग। क्या हुआ, वयस्क कीड़े ने अंडे दिए, अंडे से क्या हुआ, लार्वा हुआ, लार्वा से उन्होंने शहतूत के पेड़ पे छोड़ दिया और शहतूत के पेड़ पे से उन्होंने कोकून बना लिया, शहतूत वगैरह खाया और प्यूपा जब बने तो उन्होंने प्यूपा से खाना पीना छोड़ दिया और वो कोकून बनाकर उसमें रहने लगे। कुछ अंडों को छोड़ दिया गया और कुछ अंडों को कुछ प्यूपा को कीड़ों को मार दिया गया जिससे वो रेशम तैयार हुआ। इस पूरी क्रिया को क्या कहेंगे, रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इससे कोकून को गर्म जल में डाल दिया जाता है और 6 धागों के सिरों को लिया जाता है और एक धागे के रूप में रोल में लपेटा जाता है जो कच्चा रेशम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कच्चा रेशम कहलाता है। अब रेशम को धोया या सुखाया जाता है तथा इसको बटकर मोटे धागे बनाए जाते हैं। बट दिया जाता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बटा जाता है धागों को ऐसे ऐसे करके, तो वो धागा एक दूसरे में लपट जाता है और वो मोटे धागे का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर इस साबुन के घोल में डालकर प्राकृतिक गोंद को हटाया जाता है। जो उसको गोंद लगा होता है उसको हटा दिया जाता है। इसके पश्चात इसे रंग कर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम की किस्में कौन कौन सी, रेशम से अन्य सैटिन, शिफॉन भी बनाया जाता है। व्यवसायिक संकट क्या है कि जो व्यक्ति उन निकलने वाले विभाग से कार्य करते थे उन्हें ग्लेटी रोग हो जाता है। जो भी
रेशम के कीड़ों से बना के उस विभाग में काम करते थे, उन लोगों को क्या हो जाता था, एक संक्रमण रोग लग जाता था, ग्लेटी। ठीक है, ग्लेटी रोग भेड़ों व बकरियों के बीच एक सामान्य जीवाणु रोग, वो जानवर में होता है और जानवर से ही हमारे इंसानों में आ जाता है। लपेटन विभाग में ऊन के रेशे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, जिससे दमा रोग हो जाता है तथा त्वचा का संक्रमण। ये व्यवसायिक संकट ये है कि हम ज़्यादातर व्यक्ति को क्या होता है, सांस की बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो रेशे निकलते हैं वो हमारी सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाते हैं और सांस की बीमारी बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये लेसन समझ में आया आपको। अब मैं इसका अभ्यास करा रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये सुर्खियाँ जरूर आप लोग देख लिया करिए, ये सुर्खियाँ जरूर अपनी कॉपी पे लिखिए और याद कीजिए। ठीक है बेटा, पहला है सही विकल्प। सही विकल्प में है कुछ प्रश्न नंबर 1 उत्तर सही विकल्प के उत्तर। ठीक है, पहला उत्तर है हमारा ऊन प्राप्त होती है भेड़ से। भेड़ से। दूसरा उत्तर है भालू से, हाथी से, घोड़े से, इनसे नहीं होती, किससे होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। भेड़ के बालों से धागा बनाने पहले किया जाता है। क्या किया जाता है? धुलाई भी होती है, कटाई भी होती है और श्रेणी करना, तो ये आ जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा उत्तर है हमारा रेशमी वस्त्र होते हैं हल्के। रेशमी वस्त्र होते हैं हल्के। उत्तर नंबर 4 आएगा रंगाई के समय ऊन पर लगाया जाता है। जब हम रंगते हैं तो ऊन पर क्या लगाया जाता है? तेल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों? तेल लगाया जाता है। उत्तर नंबर 5 ऊन होती है, कितने प्रकार की ऊन होती है? ऊन 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये हमारे सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, इसके भी मैं उत्तर ही लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी पर लिखिएगा। पहला है एक भेड़ के बाल एक वर्ष में एक ही बार डाले जाते हैं। एक ही बार डाले जाते हैं। दूसरा आंसर है हमारा ऊन की निकलने की धुलाई की जाती है। ऊन की धुलाई क्यों की जाती है? ऊन की धुलाई क्यों की जाती है? ऊन की धुलाई इसलिए की जाती है कि उसकी चिकनाई जो है, चिकनाई तथा धूल तीसरा बने वस्त्र हल्के तथा गर्म होते हैं। ऊन से बने वस्त्र हल्के व गर्म होते हैं। बकरियों से ऊन प्राप्त होती है। बकरियों से कौन सी ऊन प्राप्त होती है? अंगोरा। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। पांचवा है धोने व रंगाई के समय पर ऊन पर क्या लगाया जाता है? हमने इसे पहले भी देखा था, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। क्या लगाया जाता है? धोने से पहले तेल लगाया जाता है। धोने से पहले तेल लगाया जाता है। ठीक है, इसी में हम नीचे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय ये हम लिख रहे हैं आपको। उत्तर नंबर 5 में यहाँ लिख रही हूँ, शायद आपको उसमें ना दिखे। उत्तर नंबर 5 है तेल।
किससे प्राप्त होती है? जो अच्छी ऊन होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है? मेरिनो प्रजाति की, मेरिनो प्रजाति की भेड़ से। ठीक है। दूसरा हमारा है विद्युत मशीनों से कितनी बार ऊन उतारी जा सकती है? मशीनों से 200 बार ऊन उतारी जा सकती है, 200 बार। ठीक है। तीसरा है हमारा रेशम कैसा वस्त्र माना जाता है? रेशम शाही वस्त्र, शाही जो राजा और महाराजा और भगवानों पर पहनाया जाता है, शाही वस्त्र माना जाता है। मेरिनो भेड़ एक बार में कितनी ऊन देती है? हमने पढ़ा था अभी 30.5 किलोग्राम। ठीक है। पांचवा आंसर है हमारा रेशम कीट अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? शहतूत की पत्तियों से, शहतूत की पत्तियों से। ठीक है बेटा, ये हमारे अति लघुतक हो गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तर। ठीक है, इसका भी हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्रमांक 1 है वस्त्र कब प्राप्त होते हैं? हम लिखेंगे जब वस्त्रों की बुनाई, जब वस्त्रों की बुनाई सघन होती है, सघन होती है, तब वस्त्र प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब उत्तर नंबर 2 है हमारा। उत्तर नंबर 2, रेशम के रेशों के स्रोत लिखिए। रेशम के रेशों, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा रेशम की 2 प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? रेशम की 2 प्रमुख किस्में तसर तथा मूंगा रेशम
की रसद का मूल रेशम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊन तथा आकार क्यों बनाए रखती है? ऊन अपना जो आकार है वो क्यों बनाए रखती है? ऊन लचकदार होती है, ऊन लचकदार होती है, इसलिए अपना आकार बनाए रखती है, श्रेणी की परिभाषा, उत्तर नंबर आपका 5 है। श्रेणी बालों से धागे बनाने से पहले उनका रंग, गुणवत्ता, लंबाई, गुणवत्ता, लंबाई तथा मजबूती के आधार पर अलग रखना श्रेणीकरण कहलाता है। ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। कढ़ाई तथा रंगाई में सबसे टिप्पणी, ऊन के मुख्य स्रोतों का वर्णन, भेड़ से वस्त्र बुनाई तक को विस्तार से समझाइए, रेशम क्या है व कोकून से वस्त्र कैसे बनता है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप केवल लघु उत्तरीय प्रश्न तक लिखिएगा, ठीक है? ओके, आज के लिए धन्यवाद।